देखो लॉ एक ऐसा मुद्दा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं ये देखता हूँ कि आप लोग याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी आपका स्कोर कई बार लो होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, मेरे को क्या गलती हो रहा है। देखिए लॉ में हमारा स्कोर जो लो होता है उसके पीछे अगर मैं कारण की बात करूं क्या कारण है, तो देखिए सबसे पहले जो मैं कारण देख पाता हूं ना वो है स्पेलिंग एरर्स। जी हाँ, स्पेलिंग एरर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है लॉ में। वो बात आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपने अभी तक समझी भी नहीं होगी, एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। जरा समझना इस चीज को। देखिए नए नए वर्ड्स होते हैं जैसे कंसिडरेशन हो गया, प्रपोजल हो गया, कंसेंट हो गया, तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं है वो उसे बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं, वहां पर जो है एक स्पेलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं। अब स्पेलिंग एरर से होता क्या है, ये कोई फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास का पेपर नहीं है। टीचर जो है आपको ऐसे क्रॉस करेगा और उस पर लिखेगा राइट स्पेलिंग, ऐसे नहीं। टीचर समझ जाता है स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, इसको मतलब लॉ सही से नहीं आता और कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कत है, और वो आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपके नंबर क्यों कट रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो स्पेलिंग एरर्स है इसको हमें इंप्रूव करना है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने आप को इंप्रूव करें। तो देखो इंप्रूव करने का वही तरीका है जो बचपन में आप करते थे, डिक्टेशन। अगर मैं अब इसके बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन का। होता क्या है, जनरली बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ा कैसे जाते हैं जरा समझिए। गड़बड़ा वो दो जगह जाते हैं, या तो वो कम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं या वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं देते। अब ये टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन कैसे देनी होती है, कब देनी होती है, उस पर भी मैं बात करता हूं। उससे पहले कम एक्सप्लेनेशन देने से या ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से क्या फर्क पड़ता है, आप इसको समझिए। अगर आपने कम एक्सप्लेनेशन दी तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो इनकम्प्लीट रह गई, वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाई। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर इनकम्प्लीट रह गई, वो आप प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाए तो नंबर नहीं मिले। ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी तो इसमें क्या दिक्कत है, एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि ऐसे बच्चों का जो पेपर है वो कभी भी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है। अगर ऑन टाइम कंप्लीट हो भी गया, आपने जल्दी जल्दी पेपर खत्म कर भी लिया, तो उससे भी बड़ा इश्यू आता है टीचर का थॉट प्रोसेस। टीचर का थॉट प्रोसेस क्या, टीचर को लगता है कि बच्चा कंफ्यूज है, इसे यही नहीं पता लिखना क्या है। तो कई बार आपको ऐसा चक्कर मिल सकता है कि आपने ज्यादा लिख दिया और 5 में से वो आपको 3 साढ़े 3 नंबर दे दे, पूरे नंबर ना दे, क्योंकि टीचर का थॉट प्रोसेस है क्या कि भैया ये कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, इसलिए इसने सब कुछ लिख दिया। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कम लिखना भी नुकसानदायक है, ज्यादा लिखना भी नुकसानदायक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि कैसे पता लिखे कि कितना लिखना है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच, बड़ा प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरीके से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली लिखना कितना है। तो देखिए इसके लिए क्या करिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को तो केयरफुली पढ़ना है, उसके हिसाब से आंसर करना है। ये बड़ा देसी आंसर मैंने आपको दे दिया, शायद कोई भी आपको यही देता, लेकिन मैं आपको इसका वे आउट भी बता रहा हूं कि अकॉर्डिंगली जो मैं लिख रहा हूं कि आंसर करना है वो कैसे। सबसे बढ़िया तरीका है आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स जो है वो आप पढ़ें। अब ये क्या है सर, देखिए जो भी आईसीआई का पेपर होता है, आईसीआई उसका सजेस्टेड आंसर रिलीज करता है, आरटीपी के सजेस्टेड रिलीज करता है। आप पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर उठाइए, उसके सजेस्टेड क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए कि आंसर ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ जो है आपको उसको पढ़ना है। तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। आप इस एक्टिविटी को रोज आधी घंटे देंगे ना अगर 10 दिन तक, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि लेस एक्सप्लेनेशन क्या है, मोर एक्सप्लेनेशन क्या है, और जो ऑब्जर्वेशन में आपके पॉइंट्स आते हैं उसको नोट करिए। देखिए मेरे बताने से कुछ नहीं होगा कि इस आंसर में इतना लिखना है, उस आंसर में उतना लिखना है। मैं कितने क्वेश्चंस बता दूंगा, 5 10 15 20 100 150, वहां पे एक नया क्वेश्चन आ गया फिर आप फंस गए। तो आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा, और उसका मैं तरीका बता रहा हूं सबसे अच्छा कि आप आईसीआई का कोई पास्ट एग्जाम पेपर उठाइए, आईसीआई की वेबसाइट से उठाइए, उसका सजेस्टेड लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए, और 2 से 3 पेपर जहां पे ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट पे कितना लिखना होता है। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हमें लॉ के पेपर में कितनी एक्सप्लेनेशन कहां पर देनी है। और अगर आप ये नहीं है, आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, तो आप उसके जो कोर्स के अंदर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है लॉ की, उसमें से भी कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। तो मोस्टली हमने कोशिश की कि आपको आईसीआई के सजेस्टेड जो है वो ही दे और आप किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो अगर आपके पास ये कोर्स है तो मत घबराइए, लेकिन जिसमें नहीं है वो कहीं और से पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आईसीआई के सजेस्टेड और क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू जरूर करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाला। तो 2 कारण मैं अभी तक आपको बता चुका हूं। पहला रीजन बता चुका हूं स्पेलिंग एरर, दूसरा बता चुका हूं एक्सप्लेनेशन।
तीसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारा लॉ में स्कोर कम रहता है वो है जनरल इंग्लिश वर्सेस टेक्निकल लैंग्वेज। अब मैं जब टेक्निकल लैंग्वेज की बात करता हूं तो जनरली जब काउंसलिंग लेता हूं बच्चों की तो बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है, क्या लॉ के जो लॉ की लैंग्वेज हमें लिखनी होती है? तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि क्या लॉ की लैंग्वेज लिखनी होती है, तो मैं उस वर्ड को बोल रहा हूं कि भैया टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने उसको बोल दिया। अब आप मेरी बात को समझो कि जनरल इंग्लिश क्या है, टेक्निकल इंग्लिश क्या है, और हमें क्या लिख के आना है। जनरल इंग्लिश लिख के आनी है, टेक्निकल लैंग्वेज लिख के आनी है। इस चीज को मैं बताऊं तो आप एक चीज समझिए कि जो लॉ के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसको आप कभी भी जनरल इंग्लिश से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब लॉ के स्पेसिफिक वर्ड्स को आप जनरल इंग्लिश से रिप्लेस नहीं कर सकते। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जरा आप समझना। ये मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाया है, इससे आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। देखिए, मैं कहता हूं एक आपने सिंपल सी लाइन ली, राम रिसीव्ड मनी फ्रॉम श्याम। बहुत जनरल इंग्लिश है कि राम को श्याम से पैसा रिसीव। इसको मैं बोलता हूं कि ये जो है एकदम जनरल इंग्लिश में आपने लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, क्या हमें ये नहीं पता कि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, राम रिसीव्ड कंसीडरेशन फ्रॉम श्याम। आप देखिए वही लाइन है, बस मैंने क्या किया, इस मनी को रिप्लेस कर दिया किस वर्ड से, कंसीडरेशन वर्ड से रिप्लेस कर दिया। और कंसीडरेशन वर्ड जो है अगर आप देखें तो ये लॉ का स्पेसिफिक वर्ड है, टेक्निकल लैंग्वेज जिसको आप बोल सकते हैं। तो बस इतना डिफरेंस होता है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर और जनरल इंग्लिश के अंदर कि जो लॉ के स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, प्लीज उसको जनरल इंग्लिश से मत रिप्लेस करिए। जब कंसीडरेशन वर्ड है ये लॉ का स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसके लिए मनी वर्ड यूज मत करो। इतनी एक्सपेक्टेशन आपकी होती है एग्जाम के अंदर, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर की आपसे एक्सपेक्टेशन है। अब देखो, इसको अगर मैं एकदम प्रोफेशनल वे में और लिखना चाहूं तो मेरे पास और तरीका भी है। क्या देखो, राम accepted lawful consideration as per provisions of contract entered with श्याम। ये लो, इसी लाइन को मैंने और टेक्निकली बना दिया। आप देखो कितना टेक्निकल हो गई ये लाइन। लेकिन मैं आपसे एग्जाम में इसकी उम्मीद नहीं करता। आप ये लिख पाते हैं फिर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि आप 85 90 नंबर ला सकते हैं, तो बड़ी स्पष्ट बात है बोलूं। आप ये लैंग्वेज लिख पाते हैं जो मैंने यहां पर बताई, तो आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि यस आप अप टू 80 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। लेकिन आप यहां लिखते हैं ना, तब आपकी प्रॉब्लम आती है कि आप अप टू 50 मार्क्स पे ही रह जाते हैं। ये बात फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो तीनों लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इस वाले में राम रिसीव्ड की जगह मैंने रिसीव को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्सेप्टेड से, ठीक है। अब कंसिडरेशन को मैंने और अच्छा बना दिया, लॉफुल कंसिडरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मिला होगा, ये मैंने सोच लिया, एंटर्ड विद श्याम। इसको और अच्छा किया जा सकता है, इसका और अच्छा लेवल एनहांस किया जा सकता है। लेकिन आप ये तीन एग्जांपल अगर नोट करें आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली फंडामेंटली हमें एग्जाम के अंदर जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है वो जनरल इंग्लिश में कब देनी है, उसका टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने से क्या मतलब है, किस तरीके की टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी। सबसे बेस्ट वे आउट है, और मोस्टली बच्चे ये सेकंड नंबर को ऑप्ट करें। थर्ड नंबर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अभी वो इतना अच्छा परफेक्शन नहीं आ पाता। जैसे थर्ड नंबर है, मैं लिख पा रहा हूँ, फिर ठीक है, एक अच्छा 11-12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मैं उस तरीके की लैंग्वेज लिख पा रहा हूँ। कुछ बच्चों का हो सकता है इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, घर में कुछ चार्टेड अकाउंटेंट हो या लॉयर्स हो, तो वो आप इस तरह की लैंग्वेज लिख पाए। लेकिन सेकंड लैंग्वेज लिखने में किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो तीन बातें आपको मैं समराइज एंड में जाते जाते कर रहा हूँ कि आपने क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला स्पेलिंग एरर्स, उसके लिए क्या देनी है, सेल्फ डिक्टेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट, उसके लिए आईसीआई के सजेस्टेड रेफर करने हैं, और अगर वो नहीं है तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो है आप उसको रेफर करके चलिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और तीसरी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल इंग्लिश वर्सेस टेक्निकल, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। और सेकंड लेवल की जो लैंग्वेज है आप वो भी लिखते हैं तो वो भी आपके लिए चलेगा। तो उम्मीद करता हूं काफी अच्छा आपको समझ में आया होगा कि लॉ का जो पेपर होता है उसमें आपका स्कोर लो क्यों रहता है और कहां पर आप उसको एनहांस कर सकते हैं।